हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। आज आपके सामने कलाम एकेडमी का रीट का जो पेपर करवाया गया है उसका सॉल्यूशंस है साइकोलॉजी का, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें। शानदार क्वेश्चनों के माध्यम से आज उसका सॉल्यूशंस करेंगे। और आगामी डेट में 13 तारीख को एसकेसी क्लासेज द्वारा भी एक रीट के पेपर का आयोजन करवाया जा रहा है, तो आप उसमें शामिल होने के लिए कांटेक्ट करें 9351794037। व्हाट्सअप मैसेज करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार आप सभी अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा पेपर है, कुछ अच्छा लेवल का था, रीट के मध्यम लेवल का पेपर है। तो देखिएगा, पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसके सारे जो अपने साइकोलॉजी के प्रश्न हैं उसको देखेंगे अपन, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, साइकोलॉजी जो आपके खंड 1 में आता है। पहला क्वेश्चन, गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के तत्वों में समाहित किया जाता है। गिलफोर्ड के बुद्धि तत्वों की बात हो रही है, तो उसके द्वारा बताए गए कौन कौन से तत्व थे। संक्रिया, विषय वस्तु उत्पादन, तरल बुद्धि व ठोस बुद्धि, ये तो हेब ने बताई थी। सामाजिक, मूर्त और अमूर्त बुद्धि, ये भी गिलफोर्ड ने नहीं बताई थी। सामान्य कारक, विशिष्ट कारक भी नहीं बताया था। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपके 1 नंबर ऑप्शन, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन। ये तीनों तत्व जो है गिलफोर्ड ने बताए थे, ठीक है। यहाँ राइट आंसर आपके 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इंग्लिश वर्ड आप हमेशा ध्यान रखेगा। ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिएगा अगला सेकंड क्वेश्चंस, ये भी बुद्धि के परीक्षण के ऊपर क्वेश्चंस है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के शाब्दिक परीक्षण के विषय में सत्य कथन है। सत्य कथन की बात कर रहा है, ठीक है। शाब्दिक, पहला देखिए, शाब्दिक परीक्षण केवल साक्षर व्यक्तियों को ही दिया जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि शाब्दिक परीक्षण साक्षर व्यक्तियों को ही दिया जाता है, सही है। नेक्स्ट देखिए, रेवेन्या प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज एक प्रकार का शाब्दिक परीक्षण है, नहीं है, यह अशाब्दिक परीक्षण होता है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। फिर आगे देखिए, शाब्दिक परीक्षण का एक लाभ यह है कि इन्हें भिन्न भिन्न संस्कृतियों के व्यक्तियों को भी आसानी से दिया जा सकता है। ये भी रॉन्ग गलत क्वेश्चन का जो है गलत हो जाएगा। प्रमिला का ड्रा ए मैन परीक्षण भारत में विकसित प्रमुख शाब्दिक परीक्षण, यह प्रमिला का नहीं है, ठीक है। देखिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो आपके ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन है आपके तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है, ठीक है। व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है। साक्षात्कार, स्थितिपरक, रोरसा शाही धब्बा परीक्षण और प्रेक्षण। देखिए यहाँ है ना, मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है की बात कर रहा है। तो यहाँ जो है आपके आईबीटी, रोरसा शाही धब्बा परीक्षण जो है ये एक प्रक्षेपी विधि है, ठीक है। प्रक्षेपीय विधि है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये यहाँ पे आपके रॉन्ग आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट रहेगा, ठीक है। करते हैं बात अगले क्वेश्चंस की। कुल मिला के आपके जो है ना ब्लूप्रिंट को फॉलो किया गया है इस पेपर्स के अंदर। बहुत ही अच्छा पेपर है ये। शेल्डन ने कौन सी विशेषता आयताकृति प्रकार के व्यक्तित्व की नहीं बताई है। देखिएगा, इस पेपर का जो पेपर सेटर था उसने कहीं ना कहीं आपको ये बताने की कोशिश की है कि आप लोग नहीं और है वाले क्वेश्चनों को कैसे अटेम्प्ट करोगे, और वहाँ पर अपने आप को सहनशील रख के कैसे पेपर्स को अटेम्प्ट किया जाता है। सारे क्वेश्चंस तो आपको आ रहे हैं, लेकिन आप अगर कंफ्यूज होंगे ना तो नहीं है और हैं उसमें ही आप क्वेश्चंस जो है कंफ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ शेल्डन की जो आयताकृति प्रकार है व्यक्तित्व का तो नहीं बताया है। मजबूत व पेशीय शरीर वाले, सुसंगठित शरीर वाले, ऊर्जावान व साहसी व कलात्मक व अंतर्मुखी। तो देखिए, मजबूत पेशीय शरीर वाला भी आयताकृति होता है, सुसंगठित शरीर वाला भी और ऊर्जावान भी होता है, लेकिन यहाँ जो नहीं होगा वो कलात्मक व अंतर्मुखी। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर डी कलात्मक एवं अंतर्मुखी है, जो शेल्डन के द्वारा बताई गई आयताकृति प्रकार के व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला पांचवा क्वेश्चन देखिए, फ्राइड का क्वेश्चन है कि फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के संबंध में निम्न में से किस कथन से आप सहमत नहीं है। देखिए बार बार नहीं वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, फ्राइड का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उसके बारे में आप कौन से कथन से जो है सहमत नहीं है, ये चीज अपने को ढूंढनी है। इड अहम और परा अहम संप्रत्यय न होकर वास्तविक भौतिक संरचनाएं हैं। देखिएगा, इड अहम और परा अहम संप्रत्यय ना, ये वास्तविक भौतिक संरचनाएं नहीं होती है। ठीक है, भौतिक संरचनाएं नहीं है, ये चीज अपने को ध्यान रखना। ये कह रहा है तो ये जो आपके गलत हो जाएगा। आगे और ऑप्शंस तो देखेंगे ना। अहम धैर्यवान, तर्कसंगत और वास्तविकता सिद्धांत से संचालित होता है, बिल्कुल सही है। अहम जो होता है ना वो वास्तविकता का प्रतीक होता है, धैर्यवान तर्कसंगत होता है। ठीक है, सी देखिएगा, परा अहम इड व अहम को ये बताता है कि किसी विशिष्ट अवसर पर इच्छा विशेष की संतुष्टि नैतिक है अथवा नहीं, बिल्कुल राइट बात है। परा अहम जो है ना, इड और अहम को हमेशा सूचित करता है कि ये कार्य करना है ये नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये परा अहम के अंतर्गत आती है, वो पूरा नैतिक प्रवीणता पर निर्भर रहता है। अगला देखिए, मूल प्रवृत्ति जीवन शक्ति जो इड को ऊर्जा प्रदान करती है उसे लिबिडो कहा जाता है। बिल्कुल, जो मूल प्रवृत्ति होती है अपनी लिबिडो, वो है ना इड को हमेशा ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, इड जो होता है उसके अंतर्गत अपनी दमित इच्छाएं रहती है, सबसे ज्यादा दमित इच्छाएं रहती है। ठीक है, विध्वंसात्मक का प्रतीक होता है इड। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा है तो ए ऑप्शन जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, छठा क्वेश्चन जो है आपके, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में निम्न स्तरीय निष्पादन के बाद एक नया कलम खरीदता है और यह कहता है कि वह आगे की परीक्षा में नए कलम के साथ उच्च स्तर का निष्पादन प्रदर्शित करेगा, तो यह रक्षा युक्ति है। तो यह कौन सी रक्षा युक्ति है, इसकी बात हो रही। देखिएगा कि वह विद्यार्थी जो कि निम्न स्तरीय निष्पादन, उच्च ने कुछ अच्छा नहीं किया था एग्जाम में, तो वो कह रहा है कि आने वाले जो एग्जाम्स है उसके अंतर्गत मैं जो है एक नया पेन खरीदूंगा और फिर बाद में निष्पादन करूंगा। तो यह रक्षा युक्ति होती है आपके युक्तिकरण। क्या होती है, रेशनलाइजेशन। ठीक है, युक्तिकरण इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बड़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस कैसे हैं, इनका स्तर कैसा है, तो आप एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और आपके कितने क्वेश्चंस सही बन रहे हैं। ठीक है, और आज एक क्लास लेके आऊँगा मैं जो शाम को, वो आपके कुल मिला के ऐसी क्लास रहेगी, ऐसे टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे जो आने वाले 10 से 12 दिन के अंतर्गत आपको सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करना है, ताकि आपके रीड के अंदर साइकोलॉजी में 25+ क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे लिस्ट ऑलरेडी डली हुई है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ राइट आंसर युक्तिकरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, वह विकार जिसमें व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में खाना खा लेता है और उसके बाद रेचक से या उल्टी करके खाने को अपने शरीर से बाहर निकालता है, और व्यक्ति पेट साफ होने के पश्चात तनाव व नकारात्मक संयोगों से अपने आप को मुक्त महसूस करता है, तो यह विकार है। तो यह विकार कौन सा होगा, सुधाभाव, सूदशीयता, अनियंत्रित भोजन या केटाटोनिक जड़िमा। देखिए, सुधा अभाव इसमें नहीं होता है, इसमें उल्टी हो रही है, व्यक्ति को उल्टी हो रही ना, तो इसको अपन क्या कहेंगे, बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा में तो अपने आप को व्यक्ति क्या है कि भूखा रखता है। सुधा अभाव के अंदर एनोरेक्सिया जो नर्वोसा होता है, ये अक्सर लड़कियों में पाया जाता है, और इसमें लड़कियां क्या है कि अपने आप को किशोरावस्था में भूखा रखने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन यहाँ बात हो रही है बुलिमिया नर्वोसा की। तो बुलिमिया जो है एक भोजन विकार है, एक मतलब अति भोजन होता है जिसके अंतर्गत उल्टी के माध्यम से आप अपना, जब तक पेट साफ नहीं होता है तब तक अपने आप को महसूस मुक्त नहीं करते हो। ठीक है, तो यहाँ सूदशीयता, बुलिमिया नर्वोसा, इंग्लिश वर्ड को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, लर्निंग डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसके अंतर्गत आपको इंग्लिश वर्ड ध्यान रखना बहुत
ज़रूरी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो अपना है वो देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, अधिगम अशक्तता वाले बालकों में, अधिगम अशक्त लर्निंग डिसेबिलिटी बालकों के अंतर्गत क्या होता है, ये बात अपने से पूछ रहा है। पेशीय समन्वय, हस्त निपुणता उच्च कोटि के होते हैं, तो अधिगम अशक्तता में होते हैं क्या, उच्च कोटि तो कुछ नहीं होता है उसके अंतर्गत। ठीक है, स्थान तथा समय की समझदारी पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। ठीक है, अवधान से जुड़े विकार अनुपस्थित होते, नहीं उपस्थित होते हैं। अवधान से जुड़े विकार ही उपस्थित होते हैं, डिसेबिलिटी है उस। ठीक है, पठन वैकल्य के लक्षण पाए जाते हैं, पठन वैकल्य के लक्षण पाए जाते हैं क्या इसके अंतर्गत, बिल्कुल हाँ जी, ये सही बात है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ आपके राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिभाशाली की बालक जो है उसकी विशेषता क्या है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता देखिए, उन्नत तार्किक चिंतन, बिल्कुल सही है। प्रश्न करने की प्रवृत्ति और समस्या समाधान की अधिक योग्यता, बिल्कुल पहला ऑप्शन जो है राइट है। दूसरा देखिए, सूचना प्रक्रमण की उच्च गति, देखिए हायर ऑर्डर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये बिल्कुल राइट है, ये प्रतिभाशाली बालकों की ही होती है विशेषता। फिर आता है कि जनरलाइजेशन, सामान्यकरण और विभेदन करने की क्षमता, डिस्क्रिमिनेट और जनरलाइजेशन के अंदर जो है उनके अंदर सुपीरियर एबिलिटी होती है, श्रेष्ठ योग्यता होती है विभेदन करने की, ये भी सही है। तो यार राइट आंसर क्या होगा आपके, उपरोक्त सभी जो है आपके प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता है। प्रतिभाशाली के अंतर्गत कौन सा चिंतन पाया जाता है, तो इनके अंदर जो है अभिसारी चिंतन पाया जाता है, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा, अभिसारी चिंतन। ठीक है, और सृजनात्मक बालकों की बात आती है तो उनके अंतर्गत अपसारी पाया जाता है। नवीनता, मौलिकता शब्द जो है उनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, सृजनात्मक बालकों से। और प्रतिभाशाली बालकों के साथ हमेशा उन्नत तार्किक, प्रश्न करने की प्रवृत्ति, समस्या समाधान, सूचना प्रक्रमण, ये शब्द, सामान्यकरण, विभेदन प्रक्रिया, ये सब जो शब्द होते हैं ना, ये प्रतिभाशाली बालकों के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन, सृजनात्मक, एक सृजनात्मक संभाव्यता की सीमाएं व्यक्ति की द्वारा नियत हो जाती है तथा सृजनात्मकता के विकास को उद्दीप्त करते हैं। रिक्त स्थान है तो उपयुक्त शब्दों का जो है आप चयन कीजिएगा। ठीक है, देखिए सृजनात्मकता संभाव्यता की सीमाएं व्यक्ति की आनुवांशिकता द्वारा ही नियत हो जाती है। किससे हो जाती है, यहाँ आनुवांशिकता द्वारा। और फिर जो है पर्यावरण सृजनात्मकता के विकास को उद्दीप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो एक ना एक क्वेश्चन आपके 100% पूछा जाएगा। देखिए, मानसिक रूप से विमंडित बालकों की बुद्धि लब्धि का वह स्तर जिस पर उनको केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है ताकि वे अपना दैनिक कार्य स्वयं कर सके, ये कौन सा जो है विमंडित बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर कितना होगा, तब तक वहाँ उनको जो है अपन केवल इतना प्रशिक्षित कर सकते हैं कि वो अपना दैनिक कार्य जो है स्वयं कर सके। ठीक है, दैनिक कार्य जो है, तो विमंडित बालकों की बुद्धि लब्धि यानी सबसे निम्न स्तर जो होता है 25 to 50, सी ऑप्शन यहाँ आपके राइट आंसर रहेगा। 25 to 50 जो है IQ लेवल उसका होगा, तभी अपन उसको दैनिक कार्य के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर यहाँ आपके सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, NCF 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 में उल्लेखित मार्गदर्शक सिद्धांतों में से कौन सा नहीं है, पूछ रहा है। क्या है, कौन सा नहीं है। देखिए, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये इसकी विशेषता होती है। ठीक है, ये इसकी विशेषता होती है। आगे देखिएगा कि पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, यह सुनिश्चित, बिल्कुल रटन प्रणाली से मुक्त होनी चाहिए। ठीक है ना, रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, परीक्षा को अपेक्षाकृत कठिन बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, परीक्षा को अपेक्षाकृत कठिन बनाना नहीं, कठिन बनाना इसका उद्देश्य नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और डी है, एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समावित हो। ये से यहाँ राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, क्योंकि कठिन बनाना परीक्षाओं का उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप,
ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 4 विद्यालयी और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से संबंधित हैं। ठीक है, अध्यापक के विद्यालय और शिक्षक के उत्तरदायित्व से संबंधित हैं। ठीक है, देखिएगा इसका जो राइट आंसर क्या होता है कि गैर शैक्षिक कार्यों प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभियोजित किया जाने का प्रतिषेध है। सही है, ये तो बिल्कुल यहाँ नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो विद्यालय प्रबंध समिति और विद्यालय विकास योजना सही है। बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध, ये भी बिल्कुल सही, प्रतिषेध किया गया है, निषिद्ध किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना, देखिए 4 जो है ना, अध्याय 4 उसके अंतर्गत पाठ्यक्रम पूरा करवाना, ये बात उसके अंतर्गत जो है नहीं लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता क्रियात्मक अनुसंधान की नहीं है? एक्शन रिसर्च। वहां से एक क्वेश्चन आपका आना निश्चित है एक्शन रिसर्च से। ठीक है, तो इसका उद्देश्य विद्यालय एवं कक्षा की कार्यप्रणाली में सुधार लाना होता है। बिल्कुल, इसमें समस्याएं अनुभवजन्य न होकर वैज्ञानिक पद्धति से चयन की हुई होती है, नहीं, इसमें अनुभवजन्य ही होता है। ठीक है, इसकी रूपरेखा रचली होती है, कार्यक्षेत्र की समस्या के समाधान का व्यवहारिक रूप होता है। या राइट आंसर बी ऑप्शन आपके क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 15वां क्वेश्चन जो है मूल्यांकन के बारे में क्वेश्चन है कि मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। क्या है? मूल्यांकन की विशेषता जो है नहीं है, पूछा है। मूल्यांकन परिमाणात्मक और गुणात्मक विवरण को मूल्य प्रदान करता है। बिल्कुल सही विशेषता है ये ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्षों के उद्देश्यों की जांच करता है, ये भी सही है। मूल्यांकन के द्वारा निदानात्मक, उपचारात्मक शिक्षण भी संभव है, बिल्कुल सही है। और मूल्यांकन का क्षेत्र संकुचित नहीं होता है और सीमित नहीं होता है। ठीक है, यहाँ डी ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा, क्योंकि विशेषता नहीं है पूछा है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, देखे हैं 16 नंबर क्वेश्चन, सीखने के प्रतिफल। ठीक है, लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम पे मैंने आपको बता रखा है कि एक क्वेश्चन आना है। ठीक है, लर्निंग, सीखने के जो प्रतिफल होते हैं, यानी कि सीखने के आउटकम्स क्या है। ठीक है, लर्निंग के जो है ना प्रतिफल क्या है, वो चीज अपने को यहाँ पे पूछ रहा है। देखिएगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के गुणवत्ता युक्त शिक्षण सुनिश्चित करना। अच्छे से देखिएगा, ये बिल्कुल 2009 के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के गुणवत्ता शिक्षण निश्चित सही है। ठीक है, बालकों के सीखने एवं निरंतर प्रगति स्तर को जांचने के लिए मानदंड तैयार करना है, ये भी बिल्कुल राइट है। शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार का सतत प्रयास करना सही है। तो यहाँ राइट आंसर आपके उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिएगा 2009 का क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भारत में तो ये लागू हो गया था 1 अप्रैल 2010 से। कब हो गया था? 1 अप्रैल 2010 से भारत के अंतर्गत लागू हो गया था। और राजस्थान की बात करें तो 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ था। ठीक है, 1 अप्रैल 2011 को तो राजस्थान में हुआ, लेकिन भारत में 2010 को ही लागू हो गया। और जम्मू कश्मीर में ये लागू 2010 में नहीं हुआ था, अभी जो धारा 370 हटाई उसके साथ ही ये लागू हुआ है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर आपके 1 अप्रैल 2010 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18वां क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, इतना अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए विकास के संदर्भ में असत्य कथन है। ठीक है, असत्य कथन ढूंढना है अपने को, ये चीज पूछ रहा है। देखिए, बालक में वर्तमान में दृष्टिगत कोई भी परिवर्तन उसके पूर्व के अनुभवों और वृद्धि का संचय होता है। बिल्कुल होता है। ठीक है, पूर्व के अनुभवों पर निर्भर होता है। विकासात्मक प्रक्रिया में बालक का व्यवहार विभेदीकृत से अविभेदीकृत व परिष्कृत से अपरिष्कृत परिलक्षित होता है। नहीं, ये गलत बात। यहाँ बालक का व्यवहार होता है ना, वो अविभेदीकृत से विभेदीकृत होता है और अपरिष्कृत से परिष्कृत होता है। तो इन दोनों को जो क्या है, उल्टा कर रखा है, इसीलिए ये गलत रहेगा।
आगे देखिए, अधिगम एक प्रकार का विकास ही है जो व्यक्ति के अभ्यास और प्रयास से उसके स्वयं के द्वारा होता है। ये भी सही है। व्यक्ति की आदत, अभिवृत्ति, व्यवहार का जो प्रारूप आरंभिक वर्षों में विकसित होता है, वही आने वाले वर्षों में व्यक्ति के जीवन के समायोजन को निश्चित करता है। ये भी सही है। यहाँ जो आपके एस सत्य कथन हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 19वां क्वेश्चन कि निम्न युग्मों में से असत्य युग्म अपने को छांटना है। कौन सा? असत्य युग्म। ठीक है। शेषवावस्था शारीरिक एवं मानसिक विकास में तीव्रता, बिल्कुल राइट है। शेषवावस्था के अंतर्गत शारीरिक और मानसिक दोनों विकास जो है तीव्र गति से होते हैं। पूर्व बाल्यावस्था खिलौनों की आयु होती है। पूर्व बाल्यावस्था खिलौनों की होती है, सही है। उत्तर बाल्यावस्था पूर्व विद्यालय अवस्था नहीं, पूर्व विद्यालय अवस्था भी पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है, ध्यान रख लेना। यानी कि पूर्व विद्यालय अवस्था का मतलब क्या है कि विद्यालय से पूर्व की अवस्था, तो विद्यालय के पूर्व की अवस्था तो पूर्व बाल्यावस्था ही हो जाएगी ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस मतलब सेंसिटिव क्वेश्चंस पूछा गया, तो यहाँ क्या है कि सी ऑप्शन राइट रहेगा, क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था पूर्व विद्यालय अवस्था नहीं होती है। ठीक है, यहाँ सी ऑप्शन। किशोरावस्था वीर पूजा सही है। ठीक है, हीरो वर्शिप होता है। प्री स्कूल एज जो होती है ना, वो पूर्व बाल्यावस्था होती है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। इसके अंतर्गत क्या पूछा है देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इस अवस्था में बालक में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति में कमी आती है, बालक के चिंतन में उत्क्रमणीयता का विकास होता है और बालक में संग्रहण, संरक्षण और वर्गीकरण की प्रवृत्ति का विकास होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा, संवेदी गामक के अंतर्गत तो वर्गीकरण और संग्रहण की शक्ति नहीं आती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भी नहीं होता और औपचारिक अवस्था में नहीं। ये जो होता है आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको अपन ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है। सी ऑप्शन यहाँ आपके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा कि कक्षा 3 में अध्ययनरत एक 8 वर्षीय बालक निम्न में से विकासात्मक प्रक्रिया की किन अवस्थाओं से संबंध रखता है। ठीक है, ये चीज पूछ रहा है। तो कक्षा 3 के अंतर्गत 8 वर्ष के बालक के अंतर्गत देखिएगा, परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा क्या? नहीं, 8 वर्षीय बालक ही परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था में आता है, ये चीज याद रख लेना। ठीक है, ये चीज अच्छे से याद रखना है आपको। पहला सही है। उत्तर परंपरागत नैतिक तर्कना ये गलत हो जाएगा। पूर्व परंपरागत नैतिक तर्कना ये सही रहेगा। पहल बनाम दोष गलत हो जाएगा। तो यहाँ जो है आपके पहला और तीसरा दोनों सही है, पहला और तीसरा, तो यहाँ सी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस आयु तक बालकों में 2 शब्दों तक के सामान्य वाक्य बोलने की योग्यता का विकास हो जाता है। कितनी वर्ष तक सामान्य वाक्य बोलने की योग्यता का विकास जो है हो जाता है? 6 माह की आयु, 10 से 13, 10 से 24 सप्ताह, 10 से 24 माह की आयु। देखिए 20 से 24 माह की आयु होता है। 2 वर्ष तक जो बच्चा है सामान्यतः वाक्य बोलने की योग्यता का विकास हो जाता है। ये 22 में आपके डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। 23 देखिएगा, 23 क्वेश्चंस देखिएगा कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। कौन से कथन का करना है? असत्य कथन का। ठीक है, देखिएगा बालक के विकास में क्या कह रहा है, अच्छे से देखिएगा। इसके बालक के विकास में वंशानुक्रम व वातावरण एक दूसरे के पूरक, सहायक और सहयोगी होते हैं। सही बात है, होते हैं बिल्कुल। दूसरा, बालक के विकास में वंशानुक्रम वातावरण का संबंध गुणात्मक नहीं होकर योगात्मक होता है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध हमेशा गुणात्मक होता है, योगात्मक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ असत्य पूछा है, बी ऑप्शन आपके राइट आंसर रहेगा। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। आगे का ऑप्शन और देख सकते हो, बालक के विकास में वंशानुक्रम वातावरण के प्रभावों में अंतर करना असंभव है। बालक के विकास में वंशानुक्रम वातावरण को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, भी सही है। तो यहाँ राइट आंसर आपके बी हो जाएगा। ठीक है, 24 क्वेश्चन पे चलते हैं।
24 देखिएगा, कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है। परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो अभ्यास और अनुभव पर निर्भर करती है। परिपक्वता अभ्यास अनुभव पर निर्भर नहीं करती है, ध्यान रखना। परिपक्वता के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन अधिगम नहीं है, अतः अधिगम परिपक्वता से अप्रभावित नहीं, अधिगम परिपक्वता से प्रभावित होता है। ये क्वेश्चन देखिएगा 24 है। ठीक है, अधिगम है ना, अधिगम के अंतर्गत परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है। ये कह रहा है अप्रभावित नहीं, ये गलत हो जाएगा। अपने को सही कथन ढूंढना। परिपक्व सीखने पर निर्भर नहीं करता, जबकि सीखना परिपक्वन पर निर्भर करता है। ये बात बिल्कुल राइट है। यहाँ सी ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर रहेगा। चीज़ों को देखिए, समझिए। ऑप्शन सारे लंबे बड़े ऑप्शन है, लेकिन इनको अच्छे से पढ़ना है और अंतर साध्य करके आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बालक किसी साइकिल के पास जाता है। क्या करता है, एक बालक किसी साइकिल के पास जाता है, उसी दौरान मोटरसाइकिल का टायर तेज आवाज के साथ फट जाता है। साइकिल के पास जा रहा है और मोटरसाइकिल का साइकिल का टायर तेज आवाज से फट जाता है, वो पास में जाते। तो अचानक हुई इस घटना से बालक डर जाता है और भविष्य में साइकिल के पास ले जाने से घबराता है। तो उक्त घटना के संदर्भ में सही युग्म का आपको चयन करना है। ठीक है, तो देखिए साइकिल अनुबंधित उद्दीपक है, बिल्कुल सही है। तेज आवाज अनुबंधित उद्दीपक है, ये भी सही है। डरना अनुबंधित अनुक्रिया, ये भी सही है। तो यहाँ तो उपयुक्त सभी आपके सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। ये आईपी पावलोव के सिद्धांत से संबंधित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 26। ये क्या कह रहा है, यहाँ सही सुमेलित अपने को एक तरफ अधिगम दे रखे हैं सिद्धांत, और एक तरफ जो है उनके मनोवैज्ञानिक जो दे रखे हैं। ठीक है, इनको अपने को क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है ना। तो देखिएगा प्रेक्षणात्मक अधिगम होता है। प्रेक्षणात्मक अधिगम किसका है भाई, बांडुरा के अधिगम को प्रेक्षणात्मक कहा गया है। फिर आता है आपके अव्यक्त अधिगम। अव्यक्त अधिगम में टोलमेन का है। ठीक है, फिर आता है आपके अंतर्दृष्टि अधिगम, ये आपके कोहलर का। और फिर आता है क्रिया प्रसूत अधिगम, ये है आपके स्किनर का। यहाँ थॉर्नडाइक का कोई भी नहीं है, ध्यान रख लेना, ये किसी में नहीं आएगा। तो देखिए एक में 3 आएगा, तो एक में 3 यहाँ पर है और यहाँ पर है। फिर देखिए बी में 2 आ रहा है, बी में 2 दोनों जगह आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा तो सी के अंतर्गत 5 आ रहा है, सी के अंतर्गत 5 इसमें आ रहे हैं। तो राइट आंसर आपके सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन और हैं, देखिएगा 27वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटना है। ठीक है, असत्य कथन कौन सा है, चिंतन संगठित लक्ष्य निर्धारित और उद्देश्यपूर्ण व्यवहार होता है, सही है। चिंतक मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, भी सही। चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें संज्ञानात्मक और गत्यात्मक क्रियाएं जो है सम्मिलित होती हैं, नहीं। चिंतन जटिल मानसिक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिएगा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 28वां, वो क्या कह रहा है कि कल्पना के विषय में सत्य का कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन कल्पना के विषय में अपने को चयन करना है। कल्पना का संबंध समस्या समाधान व्यवहार से है। कल्पना में क्रमबद्धता तार्किकता है और कल्पना का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, यहाँ सत्य कथन कल्पना का वास्तविकता से संबंध नहीं होता है। ठीक है, ये कह रहा है संबंध नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 29वां। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। अभिप्रेरणा एक बाह्य अवस्था है, नहीं पूछ रहा है, बाह्य अवस्था है जो काल्पनिक न होकर वास्तविक होती है। अभिप्रेरणा काल्पनिक नहीं होती, वास्तविक होती है। ठीक है, यह बाह्य अवस्था है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। जरूरी नहीं है कि अभिप्रेरणा बाह्य है, तो अपने को गलत कथन पूछ रहा है ना ये, तो ये राइट हो जाएगा, क्योंकि जरूरी है क्या बाह्य है। अब उपलब्धि अभिप्रेरणा का मूल तत्व तो नहीं है, ये तो सही है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप 30वां, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये 30वां, कि बुद्धि की प्रकृति के विषय में आप किस कथन से असहमत हैं। असहमत पूछ रहा है, तो बुद्धि के कारण ही व्यक्ति में विवेकशील अमूर्त चिंतन करने का सामर्थ्य आता है, तो सही है। समस्या समाधान हेतु व्यक्ति बुद्धि से उत्पन्न होने वाली सूझ का सहारा लेता है, बिल्कुल राइट है। तो बुद्धि के फलस्वरूप ही व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करे, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो ऐसा आवश्यक होता है,
बुद्धि के फलस्वरूप व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य ही करता है, ये गलत हो जाएगा। या सी ऑप्शन से ही आपके राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपके कलाम एकेडमी द्वारा करवाया गया पेपर का सॉल्यूशंस। इतना ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था। ठीक है, आपको पेपर कैसा लगा एक बार आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि पेपर का लेवल कैसा था, कि आसान था, मध्यम था या फिर थोड़ा सा कठिन था। ठीक है, इस चीज़ को आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। अपने कितने नंबर इसमें बने थे 30 में से, वो भी आप कमेंट्स करके बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।